अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, IMF का वफ्द नवी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये वफ्द पाकिस्तान में 10 दिन क़याम करेगा, जिस दौरान पहले 3 रोज तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे और बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। नाज़रीन, अभी IMF का वफ्द पाकिस्तान नहीं पहुंचा था कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए का इजाफा किया, जबकि ये खबर भी आ रही है कि शायद हुकूमत मिनी बजट पेश करने का प्लान भी तैयार कर चुकी है। अभी चंद माह पहले IMF से 7वीं और 8वीं जायजा के कर्ज की किस्त वसूल करने के बाद हुकूमत ने सब्सिडी खत्म करते हुए सुपर टैक्स और मजीद टैक्स की इस्लाहत मुतारिफ कराई थी। और अब सवाल पैदा होता है कि नवे जायजे की किस्त वसूल करने के बाद कौन से सुपर टैक्स लगेंगे या सुपर से भी ऊपर के टैक्सेस की इस्लाहत नाफिज की जाएंगी। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब की कम तरीन सतह पर आ गए हैं, जबकि बरामदात में इजाफे की नवीद भी कहीं से मिलती नजर नहीं आती। मगर हुकूमत का कहना है कि रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की और अवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि अवाम के रिलीफ के नाम पर टैक्सेस की भरमार करने के मुश्किल फैसले तो कर लिए गए, मगर वुज़रा की मुराद खत्म करने के मुश्किल फैसले क्यों नहीं किए गए। IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल डीजल महंगा करने का मुश्किल फैसला तो कर लिया गया, मगर वुज़रा और अफसरान के प्रोटोकॉल के खात्मे का मुश्किल फैसला क्यों नहीं किया गया। बिजली और गैस की कीमतों में कई बार इजाफा करने के बावजूद अब एक मरतबा फिर कीमतों में इजाफे की तैयारी का मंसूबा हुकूमत बना चुकी है, मगर वुज़रा और अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली और फ्यूल खत्म करने का कड़वा घूंट क्यों नहीं भरा जा सका। मईशत की बहाली के लिए अवाम को एक रोटी खाने, चाय की प्याली कम पीने और सबर शुक्र करने के दर्स दिए गए, मगर वुज़रा के माहाना अलाउंसेस, शाहाना ठाट बाट और दर्जनों सिक्योरिटी एहलकारों के वसाइल इस्तेमाल करने जैसी मुराद कम करने के मुश्किल फैसले क्यों नहीं किए गए। हुकूमती वुज़रा लग्जरी गाड़ियों में झूलते हैं, वुज़रा और मुशीरान मीटिंग करने के लिए सरकारी खर्च पर लंदन जाते हैं, सियासी मीटिंग्स के नाम पर अलल्ले तलल्ले उड़ाते हैं, मगर गरीब को आटे का 10 किलो का थैला लेने के लिए भी शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़कर तब तक लाइन में लगना पड़ता है जब तक उस बेचारे की रूह परवाज ना कर जाए। कल जब पेट्रोल की कीमत में चंद रुपए का इजाफा होता था तो मरीम नवाज साहिबा की रातों की नींद उड़ जाती थी और कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़कर चले जाते थे और वुज़रा पर इज़हार बरहमी ही करते थे, गुस्सा करते थे। और आज पेट्रोल की फी लीटर कीमत में एक साथ 35 रुपए का इजाफा करके मरीम नवाज को वापस आने की जो सलामी दी गई है, उससे ना तो किसी की रातों की नींद उड़ी है और ना कोई मीटिंग छोड़कर गया है। अवाम फाकों पर मजबूर हो चुके हैं और इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर लगाए बैठे हुए हैं। मुखालिफिन को गिरफ्तार करने, जेल में डालने और सियासत से माइनस किए जाने के फॉर्मूले बनाने के साथ साथ आइंदा इंतखाबात को मुलतवी करने, केयर टेकर सेटअप को लंबा करने और आइंदा आम इंतखाबात अगर होते हैं तो उसके नतीजे में अपनी हुकूमत लाने की हिकमत अमली तरतीब देने में मसरूफ नजर आते हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में मईशत की कश्ती डूबेगी या साहिल पर उतरेगी, और क्या गरीब अवाम को भी रिलीफ मिलेगा या फिर उनके नसीब में मुश्किल फैसले ही लिखे हुए हैं। मैं अपना पैनल आज का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन नॉर्थ जोन एप्टमा हामिद जमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमारे एक्सपर्ट हमारे माशी अमूर शहबाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनको आप अक्सर इनका प्रोग्राम भी करते हुए देखते हैं। शहबाज, वेलकम टू द शो। और आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, मारूफ बिजनेसमैन है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। शहबाज, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपने प्रोग्राम में भी हमें जो इकोनॉमी में मुश्किलात हैं वो बताते रहते हैं। मुझे बताएं कि IMF के साथ आज बातचीत का दौर चला और जाहिर है कि हमने बहुत सारे टारगेट्स हैं जो मीट नहीं किए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आम आदमी के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा कि हमने कौन कौन सी शराइत हैं जो पूरी नहीं की, जिसके लिए हमें वक्त मांगना पड़ गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो हमने IMF से तय किए हुए थे और हमने पूरे नहीं किए। उसमें अब वो स्टेज पे आ चुकी है कि जहां पे या तो आपको इकदाम करने हैं या फिर आपको जो है IMF के प्रोग्राम से निकलना है। तो चूंकि जो पाकिस्तान की सूरत हाल हो चुकी है, आप IMF के प्रोग्राम से निकलना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये तमाम काम करने हैं, जिसकी आपने पहली एक एपिसोड देख ली है कि
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। ये पहली है कि अभी इसमें मजीद कुछ आपको आइंदा आने वाले दिनों में फर्दर इंक्रीज आपको मिलेगा। इसके साथ ही फिर एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा मसला था मोर देन एनीथिंग एल्स, तो एक्सचेंज रेट को भी हुकूमत को मार्केट के ऊपर छोड़ना पड़ा। वो भी आपने देख लिया कि 3 दिन में 39 रुपए उसकी वैल्यू में कमी हुई रुपए की। आज तकरीबन 1 रुपया 74 पैसे उसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई है, फिर भी कोई 37 रुपए की कमी अभी भी 3 दिन के अंदर हुई है, जो कि रैकेट एक है। तो ये स्टार्ट है। उसके बाद जो बाकी काम है, इजाफी जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज होने हैं, उसके क्वांटम के ऊपर अभी तक IMF से बात होनी है। आज उसका आगाज तो हो गया है। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि शायद कोई 170-180 अरब रुपए या 200 अरब रुपए के करीब इकदाम करेंगे। IMF का मुतालबा कोई 600 अरब रुपए का है। और जो तीसरी बड़ी चीज है वो आपके जो पावर सेक्टर है, बिजली का शोबा है, जहां पे जो हुकूमत ने एक प्लान एग्री किया था IMF के साथ कि हम जो इस साल का जो फ्लो है सर्कुलर डेट का, उसमें कोई मजीद इजाफा नहीं होने देंगे और उसके अगेंस्ट जितना भी अगर कोई डेविएशन होती है तो हम इकदाम करेंगे। लेकिन 2-3 चीजों की वजह पर, जिसमें ऑन टॉप ऑफ जो पावर सेक्टर की मिसमैनेजमेंट है, जिसमें बिलों की जो रिकवरी है उसमें कमी हो जाती है, जो सेक्टर का खसारा है जिसको टेक्निकल लॉसेस बोलते हैं उसमें इजाफा हो जाता है हद से ज्यादा, फिर इसकी वजह से आपको एक हिट पड़ती है। और उसके ओवर एंड अबव जो है वो प्राइम मिनिस्टर आपको की रहम आ जाता है एक्सपोर्टर्स के ऊपर। उनको 143 अरब रुपए का चेक उनके हाथ में पकड़ा देते हैं कि जी लीजिए, हम अब इतने हमारे पास पैसे आ गए हैं कि हम एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी भी दे सकते हैं। तो उसका नुकसान ये होगा जो सब्सिडी इनको दी गई, जिसमें 123 अरब रुपया बजटेड नहीं था, बाकी तो तकरीबन 20 अरब रुपया बजटेड था। जो 123 अरब रुपया अनबजटेड था उसका भी IMF पाकिस्तान को कह रहा है कि या तो आप अपने वसाइल से ये पैसे फराहम करें, अगर आप नहीं कर सकते तो या उसके नहीं खत्म भी है, और फिर अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि आपकी पॉलिसी आपने करना तो फिर टैरिफ इंक्रीज करें। मतलब आम लोगों से टैक्स लगा के उसके ऊपर या उसके ऊपर इजाफी बिजली का बोझ डाल के ये एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी जाती है। और उस सब्सिडी का जो सबसे उससे जो उसकी एक बात है बड़ी, वो ये है कि वो तमाम की तमाम 100% एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं जा रही। अगर वो तमाम की तमाम 100% एक्सपोर्ट्स के ऊपर जा रही होती तो शायद हम बर्दाश्त करते, ठीक है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की जरूरत है। उसका एक अच्छा खासा हिस्सा, वो नंबर डिस्प्यूटेड हो सकता है, कम से कम 35% तो एक एग्रीड नंबर है कि जो एक्सपोर्ट के नाम पर सब्सिडी ली जाती है और वो माल डोमेस्टिक मार्केट में बिकता है। बाकी कुछ जो एस्टिमेट्स है 40 से 50% का भी आ रहा है। तो अब एक्सपोर्टर्स को प्राइम मिनिस्टर ने सब्सिडी, उसका खमियाजा हम लोग भुगतेंगे क्योंकि बजट में पैसे नहीं है। तो इस तरह के जो इकदाम पाकिस्तान ने किए आज वो उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पे IMF आपको कह रहा है कि जी देखिए इनफ इज इनफ, या तो अब आप काम करेंगे, अपने आप को संवारेंगे, या फिर आप नहीं कर सकते तो फिर ये इकदाम करने को तैयार हो जाएं, अदरवाइज फिर आप तो हम आपको प्रोग्राम की नया किस्त नहीं देंगे। तो यहां पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। आज के जो दिन का आगाज था इसमें एक बहुत ब्रेक थ्रू हम ना होता है ना हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये लंबा आपका चलता है, 10 दिन की टॉक्स हैं ये। आज तो सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट्स थी, दोनों साइड्स ने, IMF ने अपनी पोजीशन बताई क्या है, पाकिस्तान ने अपनी बताई कि हमारी पोजीशन ये है। तो यहां से फिर अगले 3-4 दिन जुमे तक तो ये डाटा एक्सचेंज होगा, नंबर्स एक्सचेंज होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी। तो फ्राइडे ऑनवर्ड्स फिर जो बात उस तरफ जाएगी कि जो गैप्स हैं दोनों साइड्स की पोजीशन में वो कितने हैं, उनको फिर उस गैप को खत्म करने के लिए फिर क्या इकदाम करने, कितने नए टैक्सेस आने हैं, कौन से सेक्टर पे आने हैं, कितनी बिजली कीमत में इजाफा करना है, कितना शरह सूद में मजीद इजाफा होगा, एक्सचेंज रेट का क्या बनेगा। तो वो फिर अगले हफ्ते से वो सीरियस टॉक्स ज्यादा शुरू होंगी। ठीक है। और इसमें चूंकि ज़ाहिर है हमने मार्केट पे अपने रुपए को छोड़ दिया है, उसको डीवैल्यू होता जा रहा है, तो शहबाज इस पे भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। लेकिन चूंकि हामिद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में, हामिद साहब अगर हुकूमत ने टैक्स बढ़ा देना है या बढ़ाती है और टैरिफ लगा रही है, जो कि ज़ाहिर ऑर्डिनेंस भी आया हुआ है और उस पर भी बातचीत हो रही है, और फिर इसके साथ साथ आपको जो है वो फ्लड लेवी भी देना पड़ेगी, कहाँ खड़ी है फिर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज राना साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं और मैं आपके साथ हूँ कि जो हमारे अगर कोई कार्टेल्स हैं या जो लोग मुराद लेने की कोशिश कर रहे हैं या बिजली की सब्सिडीज उनको नहीं मिलनी चाहिए। बट आई वांट टू क्लैरिफाई, हम सब्सिडी एज एक्सपोर्टर्स इन टेक्सटाइल वी आर नॉट गेटिंग द सब्सिडी, वी आर क्रॉस सब्सिडाइजिंग द अदर सेक्टर्स। फॉर इंस्टेंस आपके लाइन लॉसेस कितने हैं, आप जो डोमेस्टिक बिजली दे रहे हैं वो फर्स्ट 200 या 300 यूनिट्स तो कितने पे दे रहे हैं, हम वो सारी चीजें कवर कर रहे हैं। और एक्चुअली आपकी बिजली जो है वो आपको 7-8-9 रुपए से ज्यादा जनरेशन कॉस्ट नहीं करती, लेकिन हमें अभी भी वो 20 रुपए पे मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी अनअकाउंटेड फॉर जो
लाइन लॉसेज होते हैं और जो दूसरों को सब्सिडाइज करते हैं वो हम देते हैं. सो ये सबसे पहले तो आई वांट टू डिस्पेल दिस रीजनिंग एंड आर्गुमेंट कि हम सब्सिडी ले रहे हैं. नहीं, हम सब्सिडी नहीं ले रहे. अच्छा, यानी वो जो हुकूमत आप कह रही है कि हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, नहीं, वो आप कह रहे हैं कि आप तक नहीं आ रही. दैट्स अ मिसस्टेट. नहीं, हमें 20 रुपए यूनिट मिल रही है, ठीक है, बट 100% आप कह रहे हैं कि नहीं, इट्स वी आर क्रॉस सब्सिडाइजिंग दोज पार्ट्स, दोज कंज्यूमर्स who are being charged very little or nothing. जैसे जो स्मॉल कंज्यूमर हैं जो 100 यूनिट या 200 यूनिट तक हैं, या जो लाइन लॉसेज हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है वो 8-9 रुपए से ज्यादा नहीं है. मुझे एग्जैक्ट फिगर इस वक्त याद नहीं है, बट ऊपर टैक्सेस और लेवीज और सरचार्जेस ये जब ऐड होते हैं तो ये तो फिर आप 40 रुपए में ले जाएं. सो एक चीज तो मैं ये आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, बिकॉज हम लोग खुद अगेंस्ट सब्सिडीज हैं, पर 3 साल हमें गवर्नमेंट ने रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ दिए. एक बात याद रखना, हमारा मुकाबला आपस में नहीं है, हमारा मुकाबला दुनिया से है, जहां पे इंडिया बांग्लादेश से. एग्जैक्टली. अगर हमें महंगी इनपुट्स मिलेंगी तो हम कंपीट कर ही नहीं सकते. हमें 3 साल रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ मिले तो हमने करके दिखाया. हम एक साल में 15 अरब से 19.5 अरब पे ले गए. पहले 13 से 15 पे हम रिकॉर्ड पे ले गए एक्सपोर्ट्स को. सारी एक्सपोर्ट्स ऊपर चली गई. तो एक तो ये है कि, और हमने बहुत स्टडीज भी करवाई हैं इंडिपेंडेंट इदारों से, पाइड से और लोगों से, जिन्होंने ये बताया कि एनर्जी टैरिफ पे क्या असर होता है. तो एक चीज तो ये है कि वी आर नॉट बीइंग सब्सिडाइज्ड, वी आर एक्चुअली क्रॉस सब्सिडाइजिंग अदर्स. एक चीज ये हो गई. दूसरा ये है कि मैं जब 100 रुपए कमाता हूं तो उस पर मैं पहले 29 रुपए पहले टैक्स देता था, और जो मेरे पास 71 रुपए बचते थे उसमें से मैं 60 रुपए वापस री इन्वेस्ट करता था, या 70 रुपए ही कर देता था, और शायद डिविडेंड देता था या नहीं देता था. अब इन्होंने कहा है कि वो उस 29 रुपए के साथ 10 रुपए आपको सुपर टैक्स भी लगाएंगे. अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको वैसे ही जीएसटी लगता है, एज अपोज टू दी अनडॉक्यूमेंटेड जो 60-70% है, और फिर हमारे रिफंड्स रुक जाते हैं. अब मुझे अक्टूबर से कोई रिफंड नहीं मिले जो हमारा जीएसटी चार्ज हुआ है. और राणा साहब सही कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्सपोर्ट्स की आड़ में ले रहे होंगे सब्सिडाइज, जिसको आप सब्सिडाइज कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन हमारे एक्टोमा के मेंबर्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, वो अब मेरी भी मेरा सवाल ये भी है कि अभी आप लोगों के मसाइल कहां तक पहुंचे हैं, बढ़े. लेकिन मैं हबीब साहब आपसे सवाल करूंगी कि आप बिजनेसमैन हैं, और आप बिजनेसमैन की हैसियत से मुझे बताएं कि वो कौन कौन से मसाइल हैं, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो अभी आज करंटली जब हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं आपको फेस करना पड़ रहा है. आई थिंक सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारी हुकूमत के फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं. हुकूमत ने अपने फाइनेंसेस को इतना बुरा रखा हुआ है कि उसकी वजह से जो हमारा कंट्री रिस्क प्रीमियम जो है वो बहुत ही बड़ा हुआ है, और हमें ये IMF प्रोग्राम और इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. इसके बाद अगर हम जाएं मैक्रो के बाद, तो फिर ये है कि आजकल जो पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की दस्तयाबी ना होना जो है वो सबसे बड़ा मसला है. जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी मसला है कि उनको जो है अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है, और जो दीगर इंडस्ट्रीज हैं उनको भी. और उसी वजह से आप ये देख रहे हैं कि कई एक इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं और उनको फंक्शन करना मुश्किल हो रहा है. और न सिर्फ ये कि ये इस वक्त की प्रॉब्लम है, बट आगे जो है वो बहुत अंधेरा नजर आ रहा है कि ये चीजें कैसे मैनेज होंगी, क्या ये अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हो सकेगी, या वो इंडस्ट्रीज जो है वो बंद करना पड़ेंगी. तो उससे जाहिर है रोजगार के मसाइल जो है पैदा होने का डर है, उनके अपने फाइनेंशियल कॉस्ट का मसला है, उनके फिर ह्यूज लॉसेस का मसला है. तो ये एक सर्वाइवल का जो है क्वेश्चन पैदा हो गया है, और उससे बहुत ज्यादा लोगों में जो है वो फिक्र है कि ये कैसे होगा. तो उसमें मुझे उम्मीद है कि ये जो अगर IMF के प्रोग्राम की जो है उस वक्त एक्सरसाइज हो रही है, और वो एक्सरसाइज अल्लाह करे कि वो सक्सेसफुल हो, वो सक्सेसफुल होंगी, तो भी मुझे लग रहा है कि
चैलेंजेस बाकी रहेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो काम करने की जरूरत होगी कि ये मसला जो है सस्टेनेबल बेसिस पे हल हो सके। तो उसमें एक तो तरीका ये है कि एक्सपोर्ट बढ़े, असल तरीका तो ये रेमिटेंसेस बढ़े, लेकिन कई साल हो गए ये एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ बढ़ नहीं पाती हैं, और ये 20 और 30 बिलियन डॉलर के ब्रैकेट में जो है कई साल हो गए उसी में हम फंसे हुए हैं। लेकिन हम लॉन्गर टर्म में कोई प्लान क्यों नहीं लेके आ सकते? क्यों एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं? एक लिमिट के बाद फिर वापस रिवर्स ये अब उसका जाहिर है, ये एक्सपोर्टर्स ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और हमारे जो इनपुट्स हैं, इंडस्ट्रियल इनपुट्स जो है वो बहुत महंगे हो गए हैं। फिर ये कि हमारी करेंसी जो है वो भी मुसलसल जो है वो वीक हो रही है, तो उससे और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहा है, उसके भी जो है असरात हैं। तो आई थिंक ये IMF का प्रोग्राम तो अभी ये है कि एक लाइफ सेविंग ड्रग्स साबित हो या कुछ हमें मोहलत मिल जाए, लेकिन इसको सस्टेनेबल बेसिस पे रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा काम और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अमित साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? इस वक्त भी हम एक बहुत बड़े डिजास्टर पे जा रहे हैं। पिछले साल हमने 19.5 अरब की डॉलर्स की हमने एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल में, 15 मिलियन बेल्स हमारे पास कॉटन की थी, इंपोर्टेड या अदरवाइज। इस साल हमारे पास 5 मिलियन बेल्स की पैदावार हो रही है, 7 मिलियन होनी थी, 2 मिलियन फ्लड्स की वजह से रह गए। हमने 10 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करनी है, हमारे 60 मिलियन डॉलर की कॉटन आगे पोर्ट पे फंसी हुई है, पैसे नहीं है रिलीज करने के लिए। अब हमारा वो टाइम आ रहा है, वी नीड दैट कॉटन, स्टॉक्स लोगों के खत्म हो रहे हैं। अगर वो कॉटन नहीं आएगी और हमारे और जो रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे तो अगले 2-3 महीने में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना झटका लगेगा वो बंद हो जाएगी। हमने अभी तक आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि कितना धचका लगा है या झटका लगा है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है? इस वक्त मे बी around 7 million people are out of jobs because of 70 लाख because of closure of industries। 150 मिलियन आपकी बंद पड़ी हैं और भी बहुत सारी बंद पड़ी हैं। और हमने गवर्नमेंट को कमिटमेंट की थी कि हम 25 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे इस साल, और 5 साल में हमने 50 बिलियन पे जाना था। अब 25 के बजाय हम 17 या 16 पे आ जाएंगे, तो वो 7, 8, 9 बिलियन कहां से पूरा होगा? इस वक्त हमारे पास कॉटन खत्म हो रही है और गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है कि वो कॉटन रिलीज कर रहे थे। हमने अमेरिका से कहा कि प्लीज कमोडिटी असिस्टेंस, बिल्कुल आपने लेटर लिखा है, जी लेटर भी लिखा है, उनसे मीटिंग भी हुई है कि आप हमें कमोडिटी असिस्टेंस दे दें, वी आर द बिगेस्ट बायर्स ऑफ यूएस कॉटन। लेकिन अब हमारी जो 60 मिलियन डॉलर्स की आगे पोर्ट में फंसी हुई है और उस पर इतना डैमेज और पेनल्टी पड़ी है कि उसकी प्राइस ही कहीं और पे चली। ठीक है, 9,000 चूंकि ज़्यादा कंटेस्ट हुआ है, एलसी खुल नहीं रही है। शहबाज, आपसे सवाल मेरा बड़ा खूबसूरत सा सवाल है कि कहा ही जाता है कि मौजूदा गवर्नमेंट कहती है पिछली हुकूमत ने हिकअप्स किए, इसलिए हमें IMF के साथ बातचीत करने में, डील करने में मुश्किलात का सामना है। पिछली हुकूमत कहती है कि हम ठीक जा रहे थे, हमारी सम ठीक थी, इन्होंने आके मसले किए हैं। ये कभी मिफ्ता को इस्तेमाल करते हैं, कभी डार साहब को इस्तेमाल करते हैं, तो ये नाअहली आखिर है किसकी? लेकिन उससे पहले हामिद साहब का एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि करेक्ट मिस स्टेटमेंट है। इन्होंने फरमाया कि हमें 20 रुपए में बिजली की वो यूनिट मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्टर्स को, और हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती। मैं और उन्होंने कहा जी कि हम क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं। मैं एज अ डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर कहें हामिद साहब जिनको मैं अपने बिल भी भेज दूंगा, मैं 35 रुपए फी यूनिट पे कर रहा हूं, और मेरी कोई कंजम्पशन जो है वो कोई 700 यूनिट भी नहीं है, कोई 1000 यूनिट भी नहीं है, बिलो 500 यूनिट है मंथली मेरी कंजम्पशन, फार बिलो देन 500 यूनिट। तो मेरा ख्याल हमें अगर एप्टमा या बाकी एक्सपोर्टर्स सब्सिडी ले रहे हैं तो उनको ये बात माननी चाहिए कि ये सब्सिडी जो है वो हम ले रहे हैं। मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट मैं बैठा पढ़ रहा था अभी, उसके अंदर ये वाज़ेह लिखा, और ये डॉक्यूमेंट IMF के साथ शेयर हुआ है, इसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि एक्सपोर्टर सब्सिडी 123 अरब रुपया, एडिशनल टोटल 143 अरब रुपया। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, मैं उनको फैक्ट्स, हाँ ये बात ठीक है कि इनके लिए कॉस्ट ज्यादा है। इन्होंने टैक्स की बात की, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं, कि क्या ग्रॉस आप टैक्स नहीं पे करते एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होती हैं 1%? मेरा जो एक आम सैलरीड पर्सन है, मैं तो हर 35% की ब्रैकेट में नहीं हूं, हम जो सैलरीड क्लास है हमारा 35% हम अपनी इनकम का टैक्स देते हैं, बाकी टैक्सेस हम इससे अलग देते हैं। इस वक्त मसला ये है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में, और मैं इनको सिर्फ ये बात नहीं कह रहा, हमारे जो दोस्त हैं एक्सपोर्टर्स,
اور بزنس مین کہ پریولیج کلاسز جو ہے پاکستان نے انہوں نے پاکستان کو ہولڈ کیا ہوا ہے. ان حالات کے اندر اشرافیہ کہتے ہیں کوئی دوسری حکومت اٹھتی ہے, بالکل رولنگ ایلیٹ, بالکل ٹھیک ہے, رولنگ ایلیٹ اس میں ہم سب شامل بھی ہو جاتے ہیں ڈائریکٹلی کچھ انڈائریکٹلی. تو بات اس میں یہ ہے کہ جب تک یہ ہولڈ نہیں توڑا جائے گا, جس میں 6-7 آپ کی کلاسز ہیں, ان کا جب تک ہولڈ نہیں توڑا جائے گا, بوجھ پڑتا ہے. جب آپ نے ڈالر کی جو ہے پرائس کو اوپر جانے دیا تو اس کا امپیکٹ تمام کے اوپر پڑے گا. عارف حبیب صاحب کے اوپر بھی پڑے گا, میرے پہ بھی پڑے گا, جو گلی والا اس کے اوپر بھی پڑے گا, بالکل پڑے گا. یہیں سے شہباز یہیں سے کنٹینیو کریں گے پلیز. ہاں جی میں سوال کا جواب آپ سے لوں گی لازمی, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ سوال کا جواب دیجیے گا. ایک بریک. ویلکم بیک. شہباز رانا, بتائیے گا پھر یہ نااہلی کس کی ہے, کس کا قصور ہے؟ دیکھیے میں اپنے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر یہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی دونوں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, دونوں کی غلطیاں, اور عوام اس میں جو ایک بری بات یہ ہے بدقسمتی کی کہ عوام بیوقوف بن رہے ہیں. دونوں نے غلط کام کیے, ان کی غلط پالیسیز تھی, دونوں نے پریویلیج کلاسز کو پروٹیکٹ کیا اور دونوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے ڈیویٹ کیا. جب آپ آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر لیتے ہیں تو پھر اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جب اسے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں, میں نے کل بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا, اس کا جو آغاز کیا تھا فروری 2022 میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کیا تھا, جب انہوں نے ریلیف پیکج کے نام پر اناؤنس کر دیا اور آئی ایم ایف کو پروگرام کو ڈی ریل کر دیا. پھر یہی شوکت ترین صاحب تھے, یہ تو چلے گئے اپنی حکومت کر کے, نئی حکومت آئی, ان کو مصیبت پڑ گئی. انہوں نے 2 ماہ لیے, فوری طور پر وہ بھی نہیں کر سکے, 2 ماہ لے کے انہوں نے پروگرام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی, ایک پرنسپل سٹاف لیول ایگریمنٹ, اور فائنلی اگست 2022 میں پروگرام ریوائیو ہوتا ہے. اور جب ہو جاتا ہے تو پھر حکومت وزیر خزانہ چینج کر دیتی ہے, نئے وزیر خزانہ آتے ہیں, ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر پروگرام ڈی ریل ہو جاتا ہے. تو آپ کسی ایک گورنمنٹ کو یا کسی ایک پارٹی کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ تمام کے تمام قصوروار ہیں اس میں. اور ہمارا ایز اے ووٹر, ایز اے سپورٹر, ایز اے اینالسٹ, ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اگر پی ٹی آئی کو لائک کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو, اگر ہم پی ایم ایل این کو لائک کرتے ہیں تو پی ایم ایل این کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور اس میں جو طبقہ ہماری جو کلاس ہے جرنلسٹ کی, میڈیا کی, جس کو واچ ڈاگ کا جو ہے وہ رول پلے کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے, وہ پارٹی بن گیا. میں اب حیران ہو جاتا ہوں کہ کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں, ان کے اب ٹویٹ پبلک پڑے ہوئے دیکھ لیجئے, وہ لگتا ہے یا تو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں یا وہ پی ایم ایل این کے ترجمان ہیں. مجھے نہ تو ان کے ٹویٹس میں جرنلزم, پوری دنیا میں کہیں پالیٹکس نہیں ہوتی ہے. جب آپ ملک کی بات کر رہے ہیں, ملک کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں, تو بڑی بڑی ایسی نیشنز ہیں جو اس پہ بحث نہیں کرتی ہیں, اس پہ پالیٹکس نہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ روایت بہت ہی مختلف ہے, گنگا الٹی بہتی ہے. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پالیٹکس ایک ہمارے کو زیادہ ہی یہاں پہ ایک ایشو بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا نا, یہ قصور ہے اس ووٹر کا جو اتنا ویل اویئر نہیں ہے, وہ ہر بات کا یقین کر رہتا ہے. کسی مطلب آپ یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اگر آج بجلی کی قیمت بڑھے گی, نئے ٹیکسز لگیں گے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر چلی گئیں, تو نہ تو عمران خان صاحب کے اوپر اضافی بوجھ پڑے گا, وہ برداشت کر سکتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب کے اوپر پڑے گا, نہ آصف زرداری صاحب کے اوپر پڑے گا. شہباز رانا صاحب, آپ سے یہ بھی پوچھ لیتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ہر ایک انٹرول کے بعد ہمارے جو وزیر خزانہ ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی دیکھے متعدد وزیر خزانہ چینج ہو گئے 4 دفعہ. موجودہ گورنمنٹ میں بھی جب اسحاق ڈار باہر تھے, مفتاح اسماعیل صاحب ان تھے, تو اسحاق ڈار تنقید کرتے تھے, اب وہ ان ہوئے ہیں تو مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک لیک ہے جو ہم کر رہے ہیں, جہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ہم مستقل کسی کو وزیر خزانہ نہیں رکھتے؟ دیکھیے, اگر آپ وزیر خزانہ چینج کریں یا نہ چینج کریں وہ تو بات کی بات ہے. پہلے جو اکنامک پالیسی چینج ہوتی تھی وہ حکومت کے تبدیل ہونے سے ہوتی تھی. پی ڈی ایم کی اپنی سوچ ہے, پی ٹی آئی کی اپنی سوچ ہے, تب پالیسی چینج ہوتی تھی. نہیں, اکانومک پالیسی جو ہے وہ ووٹ والے لوگ ہی لے کے آتے ہیں, وہی چلاتے ہیں. نہیں کہاں, یہ تو سارا پرابلم ہے. ایک دیکھیے, جب وزیر خزانہ ایک چینج ہوتا ہے تو وہ اسی گورنمنٹ کا دوسرا وزیر خزانہ آتا ہے, وہ پالیسی چینج کر دیتا ہے. یہ زیادہ انسرٹنٹی کریٹ کرتا ہے. ہمارا 1988 سے 1988 سے لے کر آج تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں کسی نہ کسی طریقے سے رہے ہیں, سوائے وہ جو ایک جنرل مشرف کا پیریڈ تھا, کیونکہ اس وقت ہم نے جہاد, ان کا جو انٹرنیشنل جو وار تھی اس کا حصہ بن گئے, ہمیں مفت کے ڈالرز مل گئے, ورنہ تو پالیسیز تو آئی ایم ایف کی امپلیمنٹ کرتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوتا ہے,
یا اس میں کوئی بریک آتی ہے تو پھر ہم ایک سائڈ سے راستہ لے کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ تباہی مچاتے ہیں, پھر جب نیا پروگرام آتا ہے تو اور زیادہ بوجھ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم شارٹ ٹرم کے بارے میں سوچ رہے تھے. عارف حبیب صاحب, آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کس دور میں, یعنی چلے میں آپ کو ایگزامپل بھی دیتی ہوں, مشرف کا بھی دور رہا ہے, پیپلز پارٹی نے رول کیا ہے, نون لیگ نے رول کیا ہے, پی ٹی آئی اب تو خیر پی ڈی ایم ہے, 13 جماعتی اتحاد ہے. کس دور میں آپ کو لگتا ہے کہ بزنس کے لیے اگر میں پوچھوں کہ وہ دور اچھا تھا؟ آئی تھنک دیکھیے کسی بھی دور میں پاکستان کے لیے اچھا نہیں رہا ہے. پاکستان یہ جو سارے, چلے میں سوال چینج کر دیتی ہوں, کم برا تھا یہ سالہ سال کی, اب میں پولیٹیکل پارٹی کی تو بیسس پر بات نہیں کروں گا کہ اس کا اچھا تھا اس کا وہ تھا, لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ایز اے ہول پاکستانی لیڈرشپ نے مایوس کیا ہے, اور مایوس کر کے پاکستان کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے. پاکستان جو ہے وہ اس حالات کا جو ہے ہونے کو جو ہے وہ نہیں ڈیزرو کرتا. پاکستان کے اپنے بہت سارے اچھے قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں, ہم نے مس مینجمنٹ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ مصیبتیں بڑھا لی ہیں, اور ہمیں ایسے لوگ جو ہے وہ رول کرنے آتے ہیں اور ڈیسیشن میکنگ میں ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی اپنا تجربہ پوری طریقے سے نہیں ہوتا, تو اس سے جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہیں, اور وہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین کے لیے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہمیں ایز اے ہول جو ہے وہ نیشن کو اور قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ, جیسے کسی ساتھی نے یہ کہا کہ ہمیں یہ اس کے معاشی معاملات میں جو ہے وہ پولیٹکس کو الگ کرنا چاہیے, اور جو بات ہوتی ہے کہ ہم معاشی معاملات میں جو ہے وہ سب یونانیمیٹی کریٹ کریں اور اس طریقے سے جو ہے وہ فیصلے ہوں جو یہ سیاست سے بالا تر ہوں. بالکل, اور سیاست میں تو سیاست کو الگ رکھنا چاہیے. اکانومی ایک الگ سبجیکٹ ہے, ایک الگ چیز ہے, اور یہ جو ابھی ہو رہا ہے حامد صاحب, اس سے تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو بہت حد تک متاثر ہوئے ہیں, لیکن اگر میں کسی غریب بندے کی بات کروں تو وہ بھی متاثر ہوا ہے. مطلب جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور بائی دا وے جو ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, اس سے جو چھوٹا انڈسٹریلسٹ ہے یا چھوٹا بزنس مین ہے وہ بھی بڑا متاثر ہوا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, مال نہیں آ رہا ہے, آپ لوگوں نے لیٹر بھی لکھا کاٹن کے لیے, سارا کچھ ہوا, آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی مستقل حل یا علاج اب کی حکومت یا جو ہماری اکانومی پالیسی بنا رہے ہیں ان کو دینا چاہیے کہ آئندہ 10 سالوں بعد ہم اس سچویشن میں نہ ہوں جس میں آ جائیں؟ دیکھیں, شہباز صاحب نے بھی اور عارف حبیب صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو لک ایٹ دا لانگ رن, ناٹ شارٹ ٹرم policies for our own personal benefits, and we have to separate politics from and sorry cutting you off, what are they? کون سی چیزیں جو ہم کریں؟ دیکھیں, ہم نے ایک تو سچائی کا سامنا کرنا ہے, اور ایک ہم نے وہ میجرز لینے ہیں جو شاید پولیٹیکلی ہمیں بینیفٹ نہیں کریں گے لیکن ملک کو آگے لے کے جائیں گے. میں پچھلے 8-10 مہینے سے سن رہا ہوں کہ ہم مشکل فیصلے کرنے آئے ہیں, لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ پیٹرول ریشن ہو رہا ہے, ایس یو ویز تو ویسے ہی دندناتی پھر رہی ہیں, آپ کی ہر لگژری گڈ امپورٹ ہو رہا ہے. اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہر حکومت نے یہ غلطی کی ہے, whether it was the PTI government or it was the PMLN government. شاید PMLN government نے شاید زیادہ کر دی ہو یا انہوں نے زیادہ کر دی ہو, لیکن جب تک ہم لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے which are not for our personal benefit, which are for the benefit of the people, تو یہ تمام سٹیک ہولڈرز بالکل. تو وہ جو چارٹر آف اکانومی کہتے ہیں نا, اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک ہپوکریسی ہے بہت زیادہ. ہم باتیں سارے وہ کرتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ایکشنز کبھی وہ نہیں کرتے. یہ ان میں سے کون سا اکٹھا ہو کے چارٹر آف اکانومی کرے گا مجھے تو نظر نہیں آتا. بٹ that charter of economy which is devoid of politics, which separates the economy from politics and makes it the first priority, اگر وہ ہمارے ملک میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن ہم اپنا پیٹ کاٹ کے, ایلیٹ کا پیٹ کاٹ, دیکھیں وہ غریب, ہم انڈائریکٹ ٹیکسز تو غریب پہ, اب جو پیٹرول ہو گیا نا 300 روپے لیٹر, مجھے شاید نہیں فرق پڑے گا, لیکن ایک بائک والے کو پڑے گا, جو بائک والا اس کو مصیبت پڑے گا. اور بائی دا وے میں مجھے بریک لینی ہے, اور سائیکل بھی بہت مشکل سے آتی ہے, سائیکل بھی نہیں لی جاتی ہے. میں گارنٹی بتا سکتی ہوں کہ میں نے سائیکل خریدنی تھی لیکن میری جیب میں 40,000 روپے خرچنے کی گنجائش نہیں تھی. سائیکل بھی نہیں عام آدمی خرید سکتا. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. شہباز رحمان صاحب, یہ بتائیے گا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پاکستان میں چل سکتی ہے, نہیں چل سکتی؟
देखिए आप पहले डिसाइड तो कर लेना कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, कंपेटिटिवनेस लेके आनी है, क्या करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको अनड्यू प्रोटेक्शन दी गई है और वहां पे और एक आपकी नेचुरल एक बाइस आ जाती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स की तरफ भी नहीं आप जा सकते, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी नहीं जा सकते। अगर आप देखें कि कहा यह जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो है हम फ्री ट्रेड के हक में है, कुछ ये कहते हैं जी कि वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत जो इंपोर्ट्स के ऊपर उनकी जो कस्टम ड्यूटीज थी वो कम कर दी ताकि कंपटीशन हो, उसको काउंटर करने के लिए उससे ज्यादा रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है? अब सिर्फ एक एग्जांपल ले लें आप ये ऑटो सेक्टर की कि पाकिस्तान में जिस किस्म की गाड़ियां फराहम की जाती हैं और जिस कीमत के ऊपर की जाती हैं वो दुनिया में शायद इस तरह की और इस लेवल की लो क्वालिटी की गाड़ी और इस प्राइस के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे एक प्रोटेक्शन दी हुई है और ये जिस किस्म की गाड़ी ये बना रहे हैं हुकूमत बेशक अपनी पॉलिसीज में ले आए, ये कभी एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती और बहुत महंगी। मेरी खुद इस हवाले से और बहुत महंगी जी। देखिए मेरी खुद जापानीज एम्बेसडर से एक दफा बात हुई, मैंने कहा हुकूमत पाकिस्तान कैसी है जी कि हम पाकिस्तान से टोयोटा की गाड़ियां जो है वो हम एक्सपोर्ट को इनकरेज करेंगे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां बन रही हैं टोयोटा की वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बन रही है, वो दुनिया में कहीं और एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो इसी यही सूरत हाल आपकी बाकी इंडस्ट्रीज की हमें मजबूर किया जाता है कि हम जो लोकल इंडस्ट्री का बना हुआ महंगा और जो है ना वो एक महंगी चीज और लो क्वालिटी की चीज जो है हम वो प्रोड्यूस करें। और फिर एक और जो चीज होती है जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट को इतनी प्रोटेक्शन दे देते हो कि वो फिर एक्सपोर्ट करने का सोचता ही नहीं है, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो दुनिया में जाए, मुकाबला करे, अपनी चीज को बेहतर बनाए, एफर्ट लगाए। यही बात है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स से ना बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आरिफ हबीब साहब वो क्या चीजें हैं, क्योंकि जरा इंपोर्ट जो है वो बहुत सारी ऐसी लिस्ट है, चीजें हैं जो जिसपे बैन है, बंद है, हमें पता है। क्या हम इस अहल हैं या काबिल हैं कि हम अपने घर से वो चीजें उसकी रिप्लेसमेंट निकाल सकते हैं? आई थिंक ये बिल्कुल कर सकते हैं। जब बाकी दुनिया कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बट हमारी डायरेक्शन नहीं है। हम जो है वो जिस तरह बात हुई कि हम बस शॉर्ट टर्म में चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हैं और हम मुख्तलिफ पॉलिसीज में हम यही देखते हैं कि भाई अगर किसी को हमें नवाजना है तो बस उसको आप जो है वो पॉलिसी के तहत जो है नवाज दें। आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बननी चाहिए। जैसे ये ऑटोमोबाइल की बात होती थी तो ऑटोमोबाइल में डिलीशन प्रोग्राम की बात होती थी, वो डिलीशन प्रोग्राम को जो है इंश्योर करना चाहिए कि वो कंप्लाई हो उसके अंदर। और इसी तरह दूसरी चीज में आप तो देख लेना, सिर्फ छोटी सी बात है, जो एग्रीकल्चर में तो हम लोग बहुत आगे थे, लेकिन एग्रीकल्चर में जो डिटेरियोरेशन हुआ है, अगर पाकिस्तान को जो है ये सारे फूड आइटम्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये शर्म की बात है। आई थिंक एग्रीकल्चर तो बहुत आसान शोबा है। सवाल कर लेती हूँ, हमारे साथ हमसाया मुल्क है भारत, आपको लगता है कि अब ये फ्रैंक रिलेशनशिप्स बनने चाहिए, जो चीजें हमें पास से मिल सकती हैं हम उस पर कम से कम बातचीत करें? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें भारत से जो है वो ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात जो है वो इस्तवार हों। हमने बहुत अपना नुकसान जो है वो कर लिया और भारत भी अपना नुकसान जो है वो कर रहा है। तो वहाँ उनसे हमारे तिजारती ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल रिस्टोर होनी चाहिए और उसके लिए स्पेशल एफर्ट करनी चाहिए। और इसमें एक दफा जो है वो हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, एक दो सेक्टर के अलावा बाकी तमाम सेक्टर्स जो है वो भारत के साथ जो है वो ट्रेड ओपन करने के हक में थे। तो वो आप करेंगे तो उसमें ओवरऑल आपकी जो है कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी और आपको अवेलेबल उनकी एक मार्केट भी जो है बड़ी मिलेगी आपको, और आपकी जो है कंपटीशन से आपके अपने स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ेंगे। हाँ, और ये सारी वो चीजें हैं जिसपे जाहिर है कि गौर व करना है, लेकिन कंफ्यूजन इतनी ज्यादा होती है माजरत के साथ कि हमाद साहब जब अपने टाइम पर थे वजीर, तो वो आके कहते थे कि हम ट्रेड खोल रहे हैं और फिर वही तरदीद भी कर देते थे, क्योंकि पीछे वाले कहते थे कि नहीं आपने गलत फैसला किया है। तो हमें फैसले जो हैं वो इमोशन से बाहर आकर निकल के सोचने पड़ेंगे और रैशनल होना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। बहुत मुश्किल फैसले जो हैं वो हुकूमत ने लिए हैं और उस मुश्किल फैसले के नतीजे में आवाम को भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। आज हम बैठे इसलिए ताकि हम बात कर सकें कि IMF के आने के बाद भी क्या हमारी मुश्किलात यूं ही बरकरार रहेंगी या फिर हम थोड़ा बहुत कहीं सुख का सांस ले सकते हैं, या फिर उसके लिए भी हमें दोबारा देखना पड़ेगा अपने इर्द गिर्द। और ये जो एक
پوائنٹ ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں یا نہ کریں یا ہم دیگر ممالک کی طرف جائیں. میں یہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ اس مشکل وقت میں چونکہ ہمارے پاس بنگلہ دیش بھی ہے, وہاں پر بھی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, آر یو گائز تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ ہم حکومت کو یہ سجیشن دیں کہ اگر آپ سے یہ قابو نہیں ہوتا تو لیٹس ٹاک ٹو دیم اور ہم ذرا راستے کھولیں؟ دیکھیں, جو عارف حبیب صاحب نے بات کی اس میں بہت وزن ہے کہ ہم ہمارے پڑوسی ملک جو ہیں ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں, لیکن وی ہیو ٹو ہیو اے ریلیشن شپ آف ایکوالٹی. اگر ایک ملک ہماری ٹانگیں کاٹ رہا ہے سارا وقت اور ہم اسے کہہ رہے ہیں ہم آپ سے ٹریڈ کریں گے, تو جب تک وہ ہمیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, روکیں گے نہیں, ہم ان سے کیسے ٹریڈ کریں گے؟ آئی ایم آل اینڈ آئی تھنک وی آر آل فار ٹریڈ ود آر نیبرز, بٹ دیر ہیز ٹو بی سم سیمبلنس آف ایکوالٹی کہ جہاں ہم ایک دوسرے کو باقی ہر فرنٹ پہ مارنے کی کوشش نہیں کر رہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے عذاب نہیں بنے ہوئے, تو ہم ضرور ٹریڈ کو کریں, ہم ٹریڈ کو پہلے رکھ لیں اور دوسری چیزوں کو بھی ریزالو کریں, تو یہ ضروری ہے. باقی رہا کہ ہم اس چیز سے نکلیں گے یا نہیں, روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز تو اگر آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو آپ اکنامک سٹیبلٹی کبھی نہیں لا سکتے. ہم جب باہر لانگ ٹرم سودے کرنے جاتے ہیں تو وہ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ آپ سال بعد ہمیں دے سکو گے, بیکاز وہ اپنی سپلائی چینز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی لانگ ٹرم ہمارے سے سودا نہیں کرنا چاہتا, اور پالیسیز ہی آپ کی نہیں بن سکتی جب آپ کو پتہ ہی نہیں حکومت نے 6 مہینے رہنا ہے, 1 سال رہنا ہے, 3 مہینے رہنا ہے, الیکشنز ہونی ہے, کس نے آنا ہے, تو آپ کیا پالیسیز بنائیں گے؟ سو سب سے امپورٹنٹ ہے ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس کے بغیر اکنامک انسٹیبلٹی نہیں جا سکتی. دوسری چیز ہے وی نیڈ پیپل, وی نیڈ لیڈرشپ ود ویژن and a long term view and somebody who does not. بنگلہ دیش کے پاس چلا گیا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہم سے بہت پیچھے تھا آج ہم اس کے پاس بھی نہیں. اب میں آپ کو اصلی چیزیں بتاؤں گا تو کل اندر ہو جاؤں گا کہ وہ کیوں ہمارے سے آگے نکل گیا, لیکن انہوں نے اپنے نیشنلسٹک پالیسیز فالو کی اور انہوں نے ملک کو پہلے رکھا, اور حالانکہ وہ دونوں ان کی جو پرائم منسٹر تھے ان کی آپس میں جس کو کہتے ہیں اٹ کتے کا ویر, وہ ان کی آپس میں لڑائی تھی, لیکن جب وہ حکومت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے ملک کے لیے کام ٹھیک کرتی تھی. وہاں میں بھی بہت کچھ خرابیاں ہوں گی لیکن وہ ہمارے سے بہت آگے نکل گئے. ہماری لیڈرشپ ایک ویژن اور پولیٹیکل ویل نہیں ڈیولپ کر سکتی. ٹھیک ہے, میں اسی کو آگے لے کے چلتی ہوں. عارف حبیب صاحب, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہتی ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں. ظاہر ہے آپ نے بھی ملاقاتیں کی ہوئی ہیں سابق آرمی چیف کے ساتھ, آپ نے بھی ملاقات کی ہے. ابھی کوئی توقع ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ لوگ ملاقات کریں اور ملاقات سے کوئی ایک بڑا ہی اچھا مثبت راستہ نکل آئے؟ آئی تھنک یہ بہت وقت کی ضرورت ہے کہ یہ جو پاکستانی پولیٹکس میں اتنی پولرائزیشن ہے اس پولرائزیشن اور ڈیوائیڈ کا خاتمہ ہو. آئی تھنک یہ تمام جو پاور پلرز ہیں وہ نظر آنے چاہیے کہ وہ پاکستان کے حق میں کام کر رہے ہیں, یہ نہ کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہوئے پاکستان کا انٹرسٹ کو جو ہے وہ اگنور کریں. اگر جہاں بھی ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے کہ جہاں پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہاں افیکٹ ہو رہا ہو تو وہاں باقی دوسرے اختلافات کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے. تو یہ اگر ایز اے نیشن ہم اگر اس طریقے کی اسپرٹ پیدا نہیں کریں گے تو یہ حالات ہمارے لیے اور مشکل ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اگلے آنے والے دن ہماری نئی نسلوں کے لیے زیادہ مشکل ہوں گے. لیکن رانا شہباز, جتنا جلدی ہم اپنے آپ کو جی ٹھیک ہے, جتنا ہو سکے ہمیں جلدی وہ آئی تھنک ہمارے مفاد میں ہوگا. بالکل. رانا شہباز, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, بلا ٹل جائے گی تھوڑی دیر کے لیے؟ دیکھیے دو چیزیں, اگر تو آئی ایم ایف نہیں ہوتا جس کی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا, اگر نہیں ہوتا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک آپ کو سعودی عرب, یو اے ای اور چائنا سے کوئی مدد نہیں ملی, اگر اس وقت آپ کی ہیلپ کریں گے جب ان کو کلیئرٹی آئی ایم ایف کے اوپر آ جائے گی. باقی اس کے علاوہ تو چیزیں ابھی اس سٹیج کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آگے کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی, لیکن یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہم اس وقت ایک بڑی پریکیریس ایک سچویشن میں آ گئے ہیں, اور یہاں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اسی صورت میں ہم نکل سکتے ہیں جب تک ہمیں بالکل کلیئرٹی اپنے پلان میں آ جائے گی, اور جو حکومت کسی قسم کی کنفیوژن ہے وہ ختم نہیں ہوتی, تو تب تک ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے.
ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں پہ چونکہ معذرت کے ساتھ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, لیکن ریورس روبن ہوڈ فارمولا لگا ہوا ہے. ہمارا جو ماڈل ہے یہ ویتنام نے بھی فالو کیا 2008 تک, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے چینجز کیے, اصلاحات کی, اور پھر آج کمپیریزن کر لیں آپ ان کے ساتھ کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. بنگلہ دیش از ون آف دیم. تو آپ فیصلہ تو خیر دیکھنے والوں نے, سننے والوں نے اور عقل سمجھ رکھنے والوں نے کرنا ہے. بہرحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.